कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका बीपीडीओ वीडियो का एक सिलेबस और दिया है इकोनॉमी वाले पोर्शन पे। देखना मैंने जैसे कि लिखा है बोर्ड पे BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अर्थात भुगतान संतुलन। ठीक है, क्योंकि बच्चों मैंने आपसे पहले कहा है कि जैसे आप डेली होमवर्क करेंगे अर्थात मैं आपको डेली जैसे आज भी अब इवनिंग में, क्योंकि एक दो दिन आपको पता है कि थोड़ा सा वायरल फीवर हो गया था, इस वजह से आपकी कल संडे क्लास नहीं आ पाई। तो हम लोग आज से जैसे फिर से वहीं जो मैं आपको होमवर्क वगैरह दे रहा हूँ उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, डेली मतलब एक टारगेटेड स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं भुगतान संतुलन, आप सब जानते हैं कि इस समय पे नया नहीं पढ़ा जा सकता है। कुछ भी जितना भी होगा वो आपको आपके सिलेबस को कंप्लीट करके जाना होगा। बाकी जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं, जो सब चीज़ें आपको आती हैं, उसके लिए आप अनावश्यक पढ़ेंगे या कहीं समय देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई फायदे का सौदा नहीं है, ये ध्यान रखना। तो हम लोग जैसे आज फिर इवनिंग में, क्योंकि देखिए दो तीन चीजें हैं बच्चों, आप खुद जानते हैं, क्योंकि री एग्जाम है, क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी, क्योंकि आप पहले उस एग्जाम को एक बार दे चुके हैं, अर्थात आपने पढ़ा होगा। मैक्सिमम तो ऐसे ही होंगे ना जो पढ़ के उस पेपर को दे के आया होगा। तो अब क्या किया जाए, करा कुछ नहीं जा सकता, नया कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, सिर्फ रिवीजन किया जा सकता है और प्रैक्टिस की जा सकती है जितने भी होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी चल ही रही है, खुद ही देख रहे हैं आप। आज 10वां पेपर आएगा ना, 9th नंबर का भी पीडीओ वीडियो टेस्ट सीरीज का पेपर आज आपका आएगा, यानी 9 पेपर आज से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके बचते हैं कितने, 25 का हमारा 12 13 14 पेपर और बचते हैं, 16 पेपर और बचते हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे भी आपको फायदा होगा, क्योंकि 2500 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन भी अगर पेपर में दिख गए इधर उधर थोड़ा सा लिंक करते हुए, आपका हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी जितना हो सके रिवीजन कीजिए। शाम को आपका होमवर्क का मैं टॉपिक दे दूंगा, फिर आज से शुरू हो जाएगा, डेली चलेगा जब तक आपका एग्जाम होगा। ठीक है, देखिए भुगतान संतुलन क्या है बच्चों, ये सिलेबस में दिया इकोनॉमी, और हम लोग अब 2 दिन क्या देखेंगे, इकोनॉमी ज्योग्राफी ऐसे टॉपिक देखेंगे। जो ऐसा टॉपिक जो थोड़ा सा आप फंस सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो इसी से पेपर में क्वेश्चन आएगा, मैं ये कहूंगा कि आप अपने कर्म कंप्लीट करके जाओ कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो वो भी गलत नहीं होना चाहिए। हालांकि कि वो पूछता नहीं है इन टॉपिक से क्वेश्चन, भले ही सिलेबस में दिए हैं, लेकिन क्यों हम ऐसे कोई अपनी कमियां छोड़ें कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके हमें उसका नुकसान उठाना पड़े। ठीक है, देखिए भुगतान संतुलन बेसिकली क्या होता है बच्चों, कोई कंट्री है, जैसे कोई राष्ट्र है, ठीक है ए, और इसका शेष वर्ल्ड है, यानी जो बचा हुआ विश्व है वर्ल्ड के साथ या किसी देश के साथ या कोई अदर कंट्री है, तो इनके साथ जो ये लेन देन होता है शेष विश्व के साथ या कुछ भी, ये जो लेन देन है इसी का हिसाब किताब, इस लेन देन का जो लेखा जोखा होता है, क्या लेन देन का लेखा जोखा, ठीक है, यही अपने आप में क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन। अर्थात आपने क्या किया, किसी देश के साथ व्यापार किया, यानी आप या तो किसी देश से कोई चीज मंगा सकते हो यानी आयात करोगे, इंपोर्ट करोगे, या किसी देश को कोई चीज भेज सकते हो अर्थात निर्यात करोगे। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं, या तो आप आयात करोगे या निर्यात करोगे। जब आप आयात और निर्यात करते हो तो जैसे आपने किसी देश से कोई चीज मंगाई वो आयात होगी, तो अगर आप कोई चीज मंगा रहे हो तो आप उसके बदले उसको क्या करोगे, पेमेंट करोगे। या आपने किसी देश को कोई चीज भेजी, उसके बदले आपको क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगी। तो आपने ये देखना है कि कितना किसी चीज को, देश को भेजा, कितना उस देश से आपको प्राप्त हुआ, से इस वर्ल्ड से प्राप्त हुआ, उसी का जो लेखा जोखा है वो क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन। अर्थात सिंपल सी भाषा में अगर कहे जाए तो हम विश्व के साथ या किसी राष्ट्र के साथ अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार करने में अगर हमको घाटा होता है या फायदा होता है, इसी सब चीजों का लेखा जोखा अपने आप में क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन। तो सिंपल सी बात के लिखो, ये किस चीज से, आयात निर्यात से संबंधित होता है। ठीक है, लिखूं आयात निर्यात से संबंधित। ठीक है, यानी कोई चीज अगर आप आयात कर रहे हैं यानी मंगा रहे हैं किसी देश से, या किसी देश को कोई चीज भेज रहे हैं, उसी से संबंधित एक टर्मिनोलॉजी अपने आप में यूज होती है, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अर्थात भुगतान संतुलन। यानी किसी देश के निवासियों के विश्व के साथ हुए मौद्रिक लेन देन का लेन देन। ठीक है, यानी लिखो किसी देश का विश्व के साथ, यानी सिंगल एक कंट्री भी हो सकती है, अगर बहुत से देश भी हो सकते हैं, विश्व के साथ हुए लेन देन का लेखा जोखा का लेखांकन लिख दो। ठीक है, यानी आपने जो व्यापार किया, सपोज आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे, आप सिंपली समझिए, आपने कोई व्यापार शुरू किया, छोटा सा एक काम शुरू किया, और आपने किसी दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया, भाई मैं तुझे ये चीज़ दूंगा, तू मुझे ये चीज़ देगा। आपने उसको सप्लाई किया, उसने आपको सप्लाई किया, आपने सप्लाई किया तो वो आपको पैसा देगा, वो आपको सप्लाई कर रहा है तो आप उसको पैसे दोगे। तो ये देखा जाएगा, हिसाब किताब रखा जाएगा कि आपने कितना पेड किया, आपको कितना मिला। यानी आपने अगर ज़्यादा पेड कर दिया
और आपको मिला कम तो आप व्यापारिक घाटे में है, यानी आपको नुकसान हुआ है। तो इन सब चीजों का हिसाब किताब ही किसमें रखा जाता है बच्चों? भुगतान संतुलन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, ये क्या बताता है? उस देश में शेष विश्व के साथ व्यापार अधिशेष है या घाटा। ठीक है, ये जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यह बताता है कि, लिखो, यह बताता है कि किसी राष्ट्र का अन्य के साथ, अन्य राष्ट्र या विश्व, ठीक है, अन्य के साथ व्यापार अधिशेष, अधिशेष मतलब सरप्लस, ठीक है, आप उसमें फायदे में रहो या नुकसान, यानी आपको घाटा हुआ है। अर्थात ये क्या बताता है? किसी राष्ट्र का विश्व के साथ व्यापार अधिशेष है या घाटा। ठीक है, व्यापार अधिशेष या घाटा ये बताएगा। ठीक है, क्या आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के माध्यम से ही हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए सिंपल सी बात देखो, यदि आपने किसी देश से, ऐसे ही लिखना है, ठीक है, यदि आपने किसी देश को निर्यात ज्यादा किया, यानी आपने उस देश को ज्यादा चीजें भेजी और आयात कम किया, यानी उस देश से कम चीजें मंगाई। ठीक है, आयात मतलब होता है बच्चों जब हम कोई चीज अपने देश में मंगाते हैं, आयात यानी इसको बोलते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी निर्यात, जब हम किसी देश को भेजते हैं, निर्यात ज्यादा है आयात कम है, तो व्यापार आपके फायदे में होगा, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? व्यापार अधिशेष के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, तो देखो इस समय भुगतान संतुलन जो होगा वो क्या कहलाएगा? व्यापार अधिशेष, यानी ट्रेड सरप्लस। ठीक है, सरप्लस बोलते हैं इसको। अर्थात आपने चीजें तो ज्यादा भेजी, अगर आपने अपने देश से किसी देश को दूसरी चीजें भेजी, ज्यादा भेजी, निर्यात ज्यादा किया, तो आपको पेमेंट मिलेगी उसकी, और आपने वहां से कम मंगाया यानी आपको उसको कम देना पड़ेगा, तो आप ज्यादा फायदे में है ना। और इसी का उल्टा होगा, जैसे निर्यात कम हो गया, आपके देश से दूसरे देश को आपने कम भेजा तो आपको पेमेंट कम मिलेगी, और आपने मंगा ज्यादा दिया दूसरे देश से, यानी आपने आयात ज्यादा कर दिया, तो इसका क्या मतलब? आपने ज्यादा उसको पेमेंट कर रखी है, तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहलाएगा? घाटा, व्यापार घाटा। ठीक है, अब देखो इसको बहुत डेप्थ में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वनडे एग्जाम है, री एग्जाम है, बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम है, तो इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में उसी लेवल का हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है इसके बच्चों 3 घटक होते हैं, 3 इसमें टर्मिनोलॉजी आती है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लिखो यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहीं पे हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, लिखो बीओपी के घटक, यहीं से क्वेश्चन, यानी भुगतान संतुलन के कंपोनेंट्स। ठीक है, बीओपी के घटक, बेसिकली इसके बच्चों 3 घटक, और क्वेश्चन यही से आता है। ठीक है, एक को बोलते हैं बच्चों करंट अकाउंट, यानी उसको बोला जाता है क्या? सिंपल सी भाषा में चालू खाता। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? सिंपल सी भाषा में चालू खाता यानी करंट अकाउंट। दूसरे को बोला जाता है बच्चों पूंजीगत खाता यानी पूंजी खाता, और तीसरे को बोला जाता है वित्तीय खाता। ठीक है, एक को बोलते हैं पूंजी खाता यानी कैपिटल जो अपने आप में अकाउंट होता है, तीसरे को बोलते हैं वित्तीय खाता। ठीक है, यानी ये अब यहां से जो आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से बोला जाता है। ठीक है, वित्तीय खाता, यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बीओपी के घटक हैं वो 3 घटक हैं, उसमें अब क्वेश्चन क्या आएगा? देखो अब वो क्या कहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मत भुगतान संतुलन के पूंजीगत खाते से संबंधित है, या निम्नलिखित में से कौन सी एक मत भुगतान संतुलन के चालू खाते से संबंधित है या वित्तीय खाते। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपने अकाउंट बनाए हैं बच्चों, विदेश व्यापार क्योंकि टॉपिक लिखा है आपका, तो उस अकाउंट में ही इन चीजों का हिसाब किताब रखा जाता है। अब सभी हिसाब किताब जो विश्व के साथ हो रहे हैं वो एक ही अकाउंट पर हम नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अगर एक ही अकाउंट में सब कुछ रख देंगे तो कंफ्यूजन आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं कि कहां से क्या क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जो आपका पूछा जा सकता है। देखो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? चालू खाता, करंट अकाउंट बोलते हैं इसको। ठीक है, करंट अकाउंट, चालू खाता। अब इसके अंदर भुगतान संतुलन की कौन कौन सी चीजें रखी जाएंगी ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, देखो चालू खाता में बेसिकली बच्चों क्या आता है? माल व सेवाओं के अंतर प्रवाह व बहिर्प्रवाह, यानी जितने भी आपकी वस्तुएं हैं, ठीक है, माल व सेवा यानी सर्विस, यानी ऐसे लिखो माल मतलब वस्तु एवं सेवा, जितने भी आपने वस्तुएं या माल यानी अपने वस्तु गुड्स भेजे, ठीक है, माल एवं सेवाओं के, आपने अगर कोई चीज मंगाई या कहीं कोई चीज बाहर भेजी, यानी अंतर्वाह और बहिर्वाह। ठीक है, अंतर्वाह व
बहिर्वाह से संबंधित, ठीक है। यानी जितना भी आपने कोई सामान मंगाया या कोई सर्विस चीजें भेजी तो उसका अंदर मंगाया या अपने देश में या बाहर भेजा, उससे संबंधित इसमें सारी चीजें डिटेल रहेंगी, ठीक है। सभी कच्चे व निर्मित वस्तुओं के संबंध में किए गए सभी भुगतान व प्राप्तियों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। कोई भी कच्चा माल है, लिखो सभी कच्चे प्लस निर्मित, यानी कोई आपने कच्चा माल भेजा या कोई तैयार माल भेजा या कोई तैयार माल मंगाया, वस्तुओं के संबंध में किए गए सभी भुगतान, ठीक है, सभी कच्चे प्लस निर्मित वस्तुओं के भुगतान, यानी आपने जो भी कच्चा माल मंगाया, जो भी कच्चा माल भेजा, यानी वस्तुओं के संबंध में किए गए सभी भुगतान, ठीक है, वस्तुओं के संबंध में किए गए सभी भुगतान, किए गए सभी भुगतान इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सिलेबस में दिया है इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, वरना नहीं बताता। अर्थात कोई भी कच्चा माल है या कोई भी तैयार माल है, उसको आपने अपने देश में लिया या अपने देश से दूसरे देश में भेजा, वो सारा कहाँ हिसाब रखा जाएगा, करंट अकाउंट में रखा जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको कंफ्यूज ना हो इसीलिए ऐसा कर लो। चालू खाते में क्या क्या चीजें आपको रखनी है, ठीक है। देखो पहला लिखो वस्तु प्लस सेवा का आयात निर्यात, ठीक है। इसमें लिखो फर्स्ट लिखो कोई भी वस्तु है जिसको आप छू सकते हो, ठीक है। वस्तु मतलब दिखेगी आपको, हाँ, आपने पेन ही क्यों ना भेज दी, मार्कर क्यों नहीं भेजी, ये भी वस्तु है। आपने कोई फोन भेज दिया, वो भी वस्तु, अर्थात जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है। वस्तु प्लस सेवा के आयात निर्यात, ये सब किस में आएगा? अगर कभी क्वेश्चन आता है इनके में से भुगतान संतुलन की कौन सा एक चालू खाता की मद है, तो आपका पहला ऑप्शन होगा वस्तु एवं सेवा के आयात निर्यात, ठीक है। अब वस्तु और सेवा का मतलब इसको बोलते हैं दृश्य व अदृश्य व्यापार, अभी समझाऊंगा, ठीक है। दृश्य प्लस अदृश्य, यानी एक तो आपको दिखेगा, एक नहीं दिखेगा, अदृश्य व्यापार। दृश्य व्यापार मतलब जो वस्तुएं हैं और अदृश्य मतलब जो सेवा है, ठीक है। यानी वस्तु और सेवा के आयात निर्यात से। दूसरा लिखो इसमें बच्चों विदेशी निवेश से प्राप्त आय व खर्च से, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आप सीधे सीधे या तो ऐसा लिखो निर्यात आयात, ठीक है। इसका लिखो व्यापार संतुलन या सेवा स्थानांतरण या आय। आप सिंपल सी बात इसमें सेकंड पॉइंट लिख लो ऐसे, इसमें लिखो विदेशी निवेश से प्राप्त आय व खर्च से, ठीक है। निवेश नहीं कह रहा हूं मैं, उससे प्राप्त आय, विदेशी निवेश, किसी विदेशी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया उससे जो आय प्राप्त हो रही है, ठीक है। विदेशी निवेश से प्राप्त आय, ये विदेशी निवेश नहीं कहा मैंने, ठीक है, प्राप्त आय लिख रहा हूं मैं, अच्छे से देखना, हाईलाइट कर लेना। विदेशी निवेश से प्राप्त आय और से प्राप्त विदेशी निवेश से प्राप्त आय व खर्च, यानी जो भी आपका विदेशी निवेश हुआ है उससे जो आपको इनकम हुई या आपने जो खर्च किए हैं उसको भी। अब मैंने विदेशी निवेश नहीं कहा, दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे विदेशी निवेश लिख दूँ वो अलग जगह आ जाएगा, विदेशी निवेश से प्राप्त आय लिखा है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको देखना है, चालू खाते के अंदर ही सम्मिलित किया जाएगा। तीसरा लिखो आप इसी में विदेश से कोई अनुदान मिल रहा है आपको, कोई उपहार मिल रहा है, कोई कामगारों द्वारा भेजी गई जो विप्रेषण है यानी रेमिटेंस है, वो सब चीजें, ठीक है। लिखो विदेश से अनुदान उपहार, लिखो विदेश से कोई आपको अनुदान मिला, ठीक है, पैसा ऐसे गिफ्ट टाइप का, उपहार मिला, या बच्चों विप्रेषण बोलते हैं, रेमिटेंस सुनते हैं, ठीक है। जो कई लोग भेजते हैं विदेशों से, रेमिटेंस बोलते हैं उसको, रेमिटेंस विप्रेषण, ठीक है। लिखो विप्रेषण, यानी किसी कोई आपके घर वाले रिश्तेदार अगर बाहर हैं, अगर आपको भेज रहे हैं तो वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये सब का सारा हिसाब किसके अंदर रखा जाएगा बच्चों? चालू खाते के अंदर रखा जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी निर्यात आय, इसके अलावा व्यापार संतुलन, ठीक है, व्यापार का संतुलन, ये सब चीजें। एक और लिख लो इसमें इनविजिबल्स, यानी इनविजिबल मतलब सेवा स्थानांतरण और आय, सेवा और स्थानांतरण से, अदृश्य मैंने लिख दिया ना, अदृश्य मतलब लिखो सेवा, ठीक है। अदृश्य का मतलब होता है सेवा और दृश्य का मतलब होता है वस्तु जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अदृश्य व्यापार का एक हिस्सा है, तो सेवा का आयात और निर्यात अदृश्य व्यापार कहलाता है बच्चों, जिसके अंदर शिपिंग, बैंकिंग, बीमा, ये सब चीजें आप इसको देख नहीं पाओगे, ठीक है। लिखो सेवा के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिपिंग, बैंकिंग, बीमा यानी इंश्योरेंस आदि, ठीक है। यानी सेवा का व्यापार मतलब होता है आप जिस चीज को देख नहीं सकते लेकिन वो सर्विस दे रहे हैं, कोई शिपिंग की सर्विस है, कोई बैंकिंग सर्विस है, कोई बीमा सर्विस है, ये सब अदृश्य व्यापार में आएंगे। जबकि दृश्य व्यापार में आप उसको चीजों को फिजिकली महसूस भी कर सकते हैं, देख भी उसको सकते हैं, ठीक है। तो दृश्य व्यापार में लिखो माल का निर्यात व आयात, ठीक है। दृश्य व्यापार में लिखो
माल का आयात व निर्यात, ये बहुत आता है, आयात व निर्यात, ये किसके अंदर सम्मिलित हो जाएगा, आपका दृश्य व्यापार के अंदर सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखोगे। अब आयात व निर्यात का संतुलन ही व्यापार संतुलन कहलाता है। ठीक है, यानी आपने क्या किया, जैसे एक टर्मोलॉजी लिखो, आपने 100 रुपए की कोई चीज विदेशों को भेजी और 100 ही रुपए की चीज आपने विदेशों से मंगाई, यानी जितना आपने विदेशियों को दिया उतना ही विदेशियों से लिया, तो यही क्या कहलाता है, अपने आप में व्यापार संतुलन कहलाता है। यानी ठीक है, तो लिखो आयात निर्यात का संतुलन बराबर होता है व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन। ठीक है, और व्यापार घाटा और अधिशेष मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, ये होता है बच्चों चालू खाता। सेकंड आता है बच्चों पूंजी खाता, यानी कैपिटल जो अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, उसके अंदर क्या क्या आप शामिल करोगे। तो अगर पूछेगा चालू खाते के अंदर, आप समझ जाओगे ना, आप तो गलत नहीं करोगे क्वेश्चन, और मैं टेस्ट पेपर में भी दूंगा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि भुगतान संतुलन सिलेबस में लिखा है, वरना मैं नहीं कराता आपको। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, आप इसको कर नहीं पाते हैं, एग्जाम अगर पूछता है तो। सेकंड लिखो आप लोग बच्चों पूंजी खाता, 3 खाते बताए थे। ठीक है, पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट होता है गवर्नमेंट का। इसमें क्या होता है बच्चों, भूमि जैसी गैर वित्तीय संपत्तियों की खरीद व बिक्री, अर्थात पूंजी खाता सिंपल सी बात है। देखो जैसे चालू खाते में ना आपके पास पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, पूंजी खाते में क्या होगा, एक मुश्त पैसा आ जाएगा। जैसे सब देखो चालू खाते में अगर 1000 रुपये का टोटल एक साल में हो रहा है, कभी 200 आएंगे, कभी 300 जाएंगे, कभी 400 आएंगे, कभी 100 जाएगा, इस टाइप से चलता रहेगा। पूंजी खाते में क्या होता है बच्चों, अचानक से या तो पैसा आएगा, यानी अचानक से पैसा मतलब आपने किसी से ऋण ले लिया, आप ऋण ले रखा, उधार ले रखा, ऐसा तो नहीं 50 रुपये 40 रुपये आएगा, आएगा तो करोड़ों में आएगा। आपने किसी को ऋण दे दिया तो करोड़ों में देना पड़ेगा, ऐसा ही तो होता है ना। तो एक मुश्त जब अमाउंट आती है, इस टाइप की चीजों को पूंजी खाते के अंदर हम लोग सम्मिलित करते हैं। अर्थात इसमें लिखो विदेश में स्थित निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों से लिया गया ऋण। ठीक है, अगर आपने विदेश में कोई प्राइवेट सेक्टर है या कोई गवर्नमेंट सेक्टर है, सरकारी क्षेत्र है, उससे अगर आप ऋण लोगे तो ऋण किस में आएगा, पूंजी खाते में। तो लिखो विदेश में निजी प्लस सार्वजनिक क्षेत्र से लिया गया ऋण, सार्वजनिक क्षेत्र से लिया गया ऋण, ये किसके अंदर सम्मिलित कर दोगे आप लोग, ये सीधे के सीधे पूंजीगत खाते में आ गया। दूसरा लिखो गैर निवासियों द्वारा कॉर्पोरेट शेयर में निवेश राशि, यानी कोई आपके देश का निवासी नहीं है। देखो गैर निवासियों द्वारा, जो बाहरी लोग हैं, ठीक है, गैर निवासियों द्वारा अगर इन्वेस्ट किया जाता है, और इन्वेस्ट में कहा कहते हैं, कारपोरेट सेक्टर में। ठीक है, कारपोरेट सेक्टर में अगर निवेश किया जाता है, लिखो सेक्टर में निवेश। ठीक है, अगर यहां पर आपका निवेश हो गया, इन्वेस्टमेंट पैसा कर दिया, आप तो अचानक ही करोगे निवेश, तो ऐसे नहीं होगा ना, निवेश भी तो अचानक से होता है। तो डायरेक्टली बता बहुत बड़ा अमाउंट उसमें इंक्लूड करोगे, तो गैर निवासियों द्वारा कॉर्पोरेट सेक्टर में जो निवेश किया जाता है उसको वो क्या बोलता है, पूंजीगत खाते में। तीसरा विदेशी मुद्रा भंडार, आपके देश के पास जो शीर्षस्थ संस्था है आरबीआई, जो देश की केंद्रीय बैंक है, उसके पास जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, जो अपने आप में रखता है वो, यानी आरबीआई के पास, ये भी अपने आप में किसके अंदर आएगा, आरबीआई के पास, ये पूंजीगत खाते के अंदर सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा भंडार भी इसमें आता है। तो पूंजीगत खाते में बेसिकली बच्चों भूमि जैसी गैर वित्तीय संपत्तियों की खरीद बिक्री इसी के अंदर आती है। ठीक है, लिखो भूमि जैसी गैर वित्तीय, नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, परिसंपत्ति की खरीद और बिक्री। ठीक है, इसके संबंधी जो चीजें होंगी वो किसके अंदर आएगी, पूंजीगत खाते में अंदर आएगी। ये आप लोगों को क्या करना है, हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसी के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे जो पूंजीगत खाता है उसके अंदर ये अचानक से जैसे मतलब पैसा वगैरह आ रहा है, वो सब एक मतलब आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब इसी के साथ एक तीसरा अकाउंट आता है बच्चों पूंजीगत खाते के अलावा, आप थोड़ा सा स्पेस इसमें छोड़ देना, अगला हेडिंग लिखो वित्तीय खाता है। ठीक है, एक तीसरा खाता होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, अर्थात जो अपने आप में क्या है, भुगतान संतुलन, उससे संबंधित एक तीसरा अकाउंट भी होता है, उसको लिखो वित्तीय खाता। क्या लिखोगे, थर्ड वित्तीय खाता। ठीक है,
अब वित्तीय खाते के अंदर आप क्या शामिल करोगे ये ध्यान रखना है, यानी जो रियल एस्टेट होता है बच्चों, ठीक है, रियल एस्टेट, व्यावसायिक उद्यम या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसी के अंदर सम्मिलित होंगे, ठीक है। मैं आदि में विभिन्न जो निवेश होते हैं, तो लिखो ये इससे मतलब जो आप ऐसे लिखो विदेशी खाते, ऐसे लिखो इसको, रियल एस्टेट जो लैंड वगैरह से संबंधित होते हैं, ठीक है, रियल एस्टेट। इसके अलावा लिखो व्यावसायिक उद्यम, व्यावसायिक उद्यम, या इसके अलावा लिखो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि में विभिन्न निवेश से विदेशों से या विदेशों को होने वाली धन के प्रवाह को, ठीक है, लिखो ऐसे लिखो, आदि से विदेश को ऑब्लिक विदेश से, यानी या तो आप विदेश को निवेश करोगे या विदेश से आपके देश में आएगा, ठीक है, विदेश से ही, अर्थात आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, व्यावसायिक उद्यम में इन्वेस्ट किया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई किया, उसके बाद आपको विदेशों से या विदेशों को होने वाले धन के प्रवाह, ठीक है, आदि से विदेश को या विदेश से होने वाले धन का प्रवाह, धन प्रवाह, उसको आप किसके अंदर सम्मिलित करोगे बच्चों, वित्तीय खाते के अंदर आप लोग क्या करोगे, सम्मिलित करोगे, ठीक है। अब देखना इसमें विदेशी संपत्ति के घरेलू संपत्ति में परिवर्तन व घरेलू संपत्ति के विदेशी संपत्ति में परिवर्तन को ये नापता है, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, कितनी आपकी विदेशी संपत्ति से वो घरेलू संपत्ति में कन्वर्ट होगी, क्योंकि आपने ट्रांसफर करना है ना उसको, या घरेलू संपत्ति का विदेशी संपत्ति, इसमें इसका मैं ट्रांसफर, यानी आपने ये देखना है कि कितनी फॉरेन जो विदेशी संपत्ति थी वो कितनी आप घरेलू संपत्ति में कन्वर्ट होगी, घरेलू संपत्ति विदेशी संपत्ति में कितनी कन्वर्ट होगी, इसका सारा हिसाब किसमें मिलेगा आपको, वित्तीय खाते में। ऐसे ही समझ के डालना है, ठीक है। इसमें मैं परिवर्तन दर्शाता है, अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन का खाता विदेशी संपत्तियों के घरेलू संपत्ति में परिवर्तन की कोई माप को रखता है, उसका लेखा जोखा रखता है, तो वित्तीय हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखो वित्तीय खाते के अंदर आप लोगों ने देखा, अब जैसे कुछ टर्मोलॉजी आते हैं बच्चों, कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स आते हैं, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। विदेशों से और के लिए एक तरफा अप्रतिबंधित स्थानांतरण, एक तरफा लेन देन क्या होता है। अब ये तो खाते तो ये हो गए, ठीक है। अब कई ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें एक तरफा लेन देन होता है बच्चों, यानी आप उसको अपने देश में तो लाओगे लेकिन आप उसको उसके बदले आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। यानी एक हिसाब से ये देखा जाए, नोट करके लिखना है इसको, ये खाते वाले खत्म हो गए, ठीक है। देखो एक तरफा लेन देन क्या होता है, जैसे आपका कोई रिश्तेदार अगर विदेशों में रह रहा है, आपको अगर कुछ पैसे भेज रहा है तो एक तरफा हो गया, या कोई उपहार भेज रहा है उसके बदले आपको वापस कुछ नहीं देना है उसको, ठीक है। हाँ, घर में अगर अलग बात है, कहीं कहेगा कि बाद में दे देना, वो अलग चीज़ है, बट अगर फॉरेन से कोई चीज़ ऐसे आती है जिसको आपको वापस नहीं उसको रिटर्न करना है, उसको बोलते हैं एक तरफा लेन देन, ठीक है। तो लिखो एक तरफा लेन देन में क्या क्या आएगा, ये सब किसके हिस्सा हैं, अपने आप में भुगतान संतुलन के, ठीक है। इसके अंदर सम्मिलित होता है बच्चों उपहार, दान, व्यक्तिगत उपहार, दान, प्रेषण आदि से, यानी वन वे हो जाता है, ठीक है। प्रेषण मतलब जो उसने कुछ भेज रखा है, जो मैंने बताया ना, रेमिटी आदि, ये वन वे मतलब ये एक तरफा लेन देन होगा, उपहार, दान, प्रेषण वगैरह इस टाइप की चीजें वन वे, ठीक है। इसी तरीके से विदेश से आय प्राप्ति और भुगतान मतलब जो इसके अलावा एक आप लोग लिखो भुगतान संतुलन विदेशी क्षेत्र, भुगतान संतुलन किस क्षेत्र से संबंधित है, अगर ये पूछता है तो विदेशी क्षेत्र है। अगर कभी क्वेश्चन ये आएगा कि भुगतान संतुलन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो विदेशी क्षेत्र से संबंधित, देखो भुगतान संतुलन किस क्षेत्र से संबंधित है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपका विदेशी क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपने वित्तीय खाता लिखा ना, उसमें कंपनी संपत्ति या बॉन्ड्स या शेयर में निवेश, ये सब जो चीजें किसमें आएंगी, वित्तीय वाला। मैंने अभी स्पेस छोड़ देने का ना, उसी के नीचे लिखो जो अभी वित्तीय खाता लिखा था ना आपने, उसी के नीचे लिखो वित्तीय खाता, नोट करके उसी में लिख दो, या वित्तीय खाते में आप कंफ्यूज ना हो। कंपनी संपत्ति, बॉन्ड्स, शेयर और ऑब्लिक शेयर में निवेश से जो जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रवाह होते हैं वित्तीय खाते में होते हैं, ठीक है। लिखो कंपनी, बॉन्ड्स, ठीक है, शेयर
यानी आपने किसी कंपनी में निवेश किया या किसी बॉन्ड में निवेश किया या किसी शेयर में निवेश किया या किसी संपत्ति में निवेश किया, ठीक है, कॉमा संपत्ति में निवेश से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय, यानी इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप किसी कंपनी में, किसी बॉन्ड में, किसी शेयर में या किसी अपने आप में संपत्ति में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रवाह हो रहा है, ठीक है, से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रवाह, यानी पैसा इसमें लग रहा है, तो सब किस में आएगा, वित्तीय खाते के अंदर इसको आप लोग क्या करोगे, सम्मिलित करोगे, ठीक है। अब देखो भुगतान संतुलन से जैसे घाटा हो रहा है, यानी आपको पता चला, मैंने भुगतान संतुलन क्या कहा, अगर आपको घाटा हो गया, व्यापारिक घाटा, तो भुगतान संतुलन को, घाटे को कम कैसे किया जा सकता है, उसके विकल्प अगर पूछेगा तो वो लिख लो, ठीक है। लास्ट हेडिंग लिखो, भुगतान संतुलन में घाटे में सुधार हेतु क्या किया जा सकता है, ऐसे लिखो, मैं घाटे में सुधार हेतु, आपको घाटा हो गया और आप उसको सुधार करना चाहते हैं, उसमें क्या करोगे, देखो 2-3 चीजें होती है बच्चों, ऑप्शन पूछ सकता है। एक तो आयात पे आप नियंत्रण करोगे, यानी आप विदेशों से कम चीजें मंगाओगे, विदेशों से कम चीजें मंगाओगे तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा उनको, तो आपके पास पैसा बचा रहेगा, ठीक है। दूसरा, आप निर्यात को प्रोत्साहन करोगे, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाओगे जिससे आपका निर्यात बढ़े, निर्यात प्रोत्साहन, यानी आप विदेशों को चीजें भेजेंगे तो आपको वहां से पैसा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज होती है बच्चों, विदेशी मुद्रा का नियंत्रण करेंगे आप देखिए जो फॉरेन करेंसी उसको कैसे आप कंट्रोल करें, ठीक है, विदेशी मुद्रा का नियंत्रण। और लास्ट लिखो आप लोग इसके अंदर क्या चीज लिखोगे, ये जो वो होता है ना, अपनी करेंसी को दूसरे करेंसी के कंपेयर में गिरा देना, यानी अवमूल्यन बोलते हैं इसको, ठीक है, अवमूल्यन। ये 4 स्टेप महत्वपूर्ण है, आदि कर दो, जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, बीओपी में सुधार ला सकते हो, भुगतान संतुलन अपने पक्ष में कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें होती हैं, तो आप सिंपल सी बात है, भुगतान संतुलन में जैसे वनडे एग्जाम है, इसमें इसके ऊपर के लेवल का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा मैक्सिमम वो यही रहेगा, इनमें से कौन सा एक पूंजीगत खाते का हिस्सा है, इनमें से कौन सा एक चालू खाते का हिस्सा है, इनमें से कौन सा एक वित्तीय खाते का हिस्सा है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, आप इस चीज को सही से अगर आप तैयार करके जाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल पे आपको नुकसान नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।